हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग का आपका चैनल तारिफ सर ऑफिशियल में। और आज हम लोग क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको परिभाषा समझना है कि वर्ण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं। तो लिखे यहाँ पे कि जिस मूल ध्वनि के खंड के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिस मूल ध्वनि के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं? तब अब उसी को हम कहते हैं वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है, ठीक है ना। जैसे में अ, ई, बड़ी ई, क, च इत्यादि, ठीक ना। जैसे कि मान लो हम लिख दिए हैं कमल। क्या लिख दिए हैं? कमल। तो बताओ कमल कितने वर्णों से मिलकर बना है? तो कमल 3 वर्णों से मिलकर बना है ना। कौन सा? क, है ना, म और ल, कमल, ऐसे करके, ठीक। फिर मदन, तो मदन कैसे बना है? तो मदन मदन 3 वर्णों से मिलकर बना है, म, द और न, मदन। आप लोग बताइए, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी पदार्थ के जो सबसे छोटका कण होता है ना, किसी पदार्थ के जो सबसे छोटका कण होता है वही क्या कहलाता है बाबू? क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। उसी तरह से क्या होता है? भाषा में जो सबसे छोटका, यानी कि जो सबसे छोटका कण होता है वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। समझ रहे हैं ना? वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। देखिए हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक ना, वर्णमाला होते हैं। अब हमको समझना है अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। समझ रहे हो ना? वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और देखिए, अलग अलग भाषा की अपनी अलग अलग क्या होती है? वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी के लिए अ, आ, छोटी ई, क, ख, ग, ठीक ना। और इंग्लिश के लिए क्या होती है? यानी कि अंग्रेजी के लिए ए, बी, सी, डी, ई वगैरह वगैरह, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे वर्ण का भेद, ठीक है ना, वर्ण के भेद। तो हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू? तो हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक ना। पहला होता है स्वर। क्या होता है बाबू? स्वर होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा लो, ठीक है ना। कह रहे कि जिन वर्णों में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स से स्वर, स से स्वयं, यानी कि स्वयं मैंने क्या होता है? खुद होता है। स्वयं मैंने क्या होता है? खुद। ये खुद ही इसका उच्चारण हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे हम स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में कंठ एवं तालु का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? कंठ और तालु का उपयोग होता है। जीभ एवं होठ का नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11 है। जैसे में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, ठीक है ना। कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है ना, 11 होती है, ठीक। अब देखिए, अब इस स्वर के ना 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है मूल स्वर, है ना। मूल स्वर का मतलब क्या होता है वो? तो मूल स्वर का मतलब होता है, देखिए, जैसे कि ये ओ है ना, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ओ, ये जो है ना, ये सिंगल है। क्या है? ये सिंगल है, ठीक है ना। लेकिन संयुक्त स्वर में देखिएगा ना, संयुक्त स्वर में ना ये क्या बाबू? क्या है ये? तो ए किससे मिलकर बना है? तो ए जो है ना, ओ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ धन ए, जब इनको मिलाएंगे तो क्या बना है वो? ठीक है ना। और ये ओ क्या? ओ क्या है ये? ओ। तो ओ कैसे बना वो? तो ओ जो बना है ना वो ओ प्लस, यानी कि अ और ओ के मिलने से, क्या बना है? ओ बना है। समझ रहे हैं ना? और ओ के मिलने से क्या बना है? ओ बना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। इस तरह इन लोग का भेदे खत्म नहीं होता, हमको पता है, भेदे खत्म नहीं होता है। तो मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है उच्च स्वर। आइए बताइए, क्या इनका परिभाषा पढ़ना जरूरी है?
नहीं है। आपको इनका परिभाषा पढ़ना जरूरी नहीं है, आप उतना ही पढ़िए जितना से आपका काम हो जाए। इतना मत पढ़िए कि आपका जिंदगी झांडू बाम हो जाए। समझ रहे ना, आगे बढ़िए। देखिए अब यहाँ पे प्लस ओवर, प्लस ओवर क्या होगा, प्लस ओवर तक मतलब हो गया, ठीक है ना। देखिए वो, चलिए तो प्लस ओवर हो गया था। अब हमको समझना है, क्या समझना, व्यंजन। क्या समझना है, व्यंजन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। देखिए तो जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, यानी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हम अकेले उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमको स्वरों की आवश्यकता, स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती ही है, ठीक है ना। देखिए व्यंजन में, व्यंजन में और स्वर में क्या रिश्ता है, व्यंजन में और स्वर में क्या रिश्ता है, वही रिश्ता है हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, यही रिश्ता है, ठीक है ना, यही रिश्ता है। देखिए तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, जब आप क, ख, ग जब आप बोलते हैं ना, तो आपको खुद ही फील हुआ कि देखिए क के बाद ऐसा लगे ना कि फिर हम अ बोल रहे हैं, क के साथ क्या बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं, ख के साथ क्या बोल रहे हैं, हम अ बोल रहे हैं, ऐसा आपको मतलब फील होगा, ठीक है ना। और देखिए हम यहाँ पे ये हो गया ना, ठीक है ना। फिर कह रहा है, अब यहाँ पे नोट में लिखवा दिया गया है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। किसकी ध्वनि, अ की ध्वनि छिपी रहती है। अगर इस अ के अलावा, इस अ के अलावा आप व्यंजन बोलना चाहिएगा, आप व्यंजन को बोलना चाहिएगा, तो आप बोल नहीं सकते हैं। आप जैसे ही बोलने के लिए जाइएगा, आप जैसे ही अ के बिना, आप जैसे ही अ के बिना व्यंजन को बोलने जाइएगा, तो जानते हैं ये स्वर क्या चिल्लाएगा, मुझे जो छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे। तो इसीलिए आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ही कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, ठीक है ना। और अ के उच्चारण बिना, अ के उच्चारण बिना, यानी कि इस अ के उच्चारण बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हमको समझना है व्यंजन का प्रकार। क्या समझना बाबू, व्यंजन का प्रकार। देखिए तो व्यंजन जो होता है ना, व्यंजन तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू, व्यंजन तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है ना। देखिए स्पर्श का अर्थ होता है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। क्या होता है, छूना, छूले छूले आ मुझे छूले। देखिए छूना है ना, अर्थात जिन व्यंजन को बोलते समय, ठीक ना, जिन व्यंजन को बोलते समय मुंह के किसी भाग, मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ स्पर्श करते हैं, ठीक है ना, होंठ स्पर्श करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। और स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है ना, 25 होती है। जैसे मान लो नंबर 1 क वर्ग, तो हम लोग क से लेकर के अंग तक पढ़ेंगे, क से लेकर के अंग तक, तो क, ख, ग, घ, अंग, ये जो ये कंठ को स्पर्श करती है, ठीक है ना। जब हम क से अंग तक पढ़ेंगे ना, तो किसको स्पर्श करती है बाबू, तो कंठ को स्पर्श करती है। क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ को स्पर्श करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब, इससे पता चलता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है ना। च वर्ग क्या होता है, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, है ना। तो इनके उच्चारण करते समय, इनके उच्चारण करते समय तालु को स्पर्श करते हैं। क्या होता है, तालु की ये स्पर्श करते हैं। च, छ, ज, झ, य, ये तालु को स्पर्श करते हैं, ठीक ना। तो यानी कि अब च वर्ग का, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या बाबू, उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है, ठीक है ना। अगला ट वर्ग, क्या होता है, ट वर्ग, तो ट, ठ, ड, ढ, ड, है ना। ये मूर्धा को, यानी कि ट, ठ, ड, यानी कि जो जीभ का निचला जो हिस्सा होता है उसको कहता है मूर्धा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मूर्धा का ट,
ठ उसको स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मूर्धा होता है। क्या होता है बाबू, मूर्धा होता है, ठीक है ना। त वर्ग, ठीक है। त थ द ध न, देखिए इनके उच्चारण करते समय जो हमारी जुबान है ना वो ऊपरी दांत को छू रही है, ऊपरी दांत को छू रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। तो यानी कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, तो दांत होता है। क्या होता है, दांत होता है, ठीक है ना। प वर्ग कितना आसान है, प वर्ग देखिए प फ ब भ म, यानी कि देखिए प फ ब, यानी कि जब हम प वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं ना तो क्या हमारी ओंठ यानी कि दोनों ओंठ क्या हो रही आपस में सट रही है, एक दूसरे को छू रही है। तो इससे पता चला कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, होंठ होता है। क्या होता है, हमारी होंठ होती है, ठीक है ना। ये हो गया, आई होप कितना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमको समझना है इसी का व्यंजन का दूसरा प्रकार समझना है जिसका नाम है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, देखिए अंतः का अर्थ होता है भीतर, क्या होता है बाबू, भीतर, ठीक है ना। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, है ना, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे में देखिए कह रहा है कि इसके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, यानी कि अंतः स्पर्श व्यंजन के उच्चारण करते समय हमारी जीभ होती है वह मुंह के अंदर किसी भी भाग को टच नहीं करती है, टच नहीं करती है। ये चार देखिए अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है बाबू, चार होती है। कितनी होती है, चार होती है, ठीक है ना। जैसे में य र य र ल व, य र ल व, इसको बोलते समय हमारा जो जीभ है ना वह मुंह के अंदर, मुंह के भीतर किसी भी भाग को टच यानी कि स्पर्श नहीं कर रही है, ठीक है ना। अब आता है उष्म व्यंजन, यानी कि व्यंजन का तीसरा प्रकार आता है, क्या आता है वो, उष्म व्यंजन आता है, ठीक है ना। उष्म व्यंजन देखिए, तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, जिन वर्णों के उच्चारण करते वक्त, है ना, हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी कुल कितनी होती है, चार होती है। कितनी होती है, चार होती है। जैसे में स, फिर ये तलाबे सा हो गया, ये मूर्धन्य सा हो गया, ये दंडी सा हो गया, और ये ह, क्या हो गया, ह। तो इनके बोलते समय हमारे मुंह से कैसे हवा बाहर निकलती है, तो गर्म हवा बाहर निकलती है, यानी कि उष्म गर्म हवा बाहर निकलती है। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। आई होप कितना समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन अब हम नोट में लिखवा दिए हैं, देखिए नोट में लिखवा दिए हैं बाबू कि उष्म व्यंजन को, है ना, उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। किसको, अगर मान लो कि एग्जाम में पूछ दे कि संघर्षी व्यंजन किसे बोला जाता है, तो उष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उच्चारण देखिए, देखिए बहु जिन जिन वर्णों को बोलने के लिए, ठीक है ना, जिन वर्णों को बोलते, जिन व्यंजन को देखिए, जिन व्यंजन को बोलते समय कंठ स्पर्श होता है, क्या कंठ स्पर्श होता है, उनको हम कहते हैं कंठय। क्या कहते हैं, कंठय कहते हैं, ठीक है ना। और जिन व्यंजन को बोलते समय तालु स्पर्श होती है, तालु, तो उनको हम कहते हैं तालव्य। क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं, ठीक ना। और जिन व्यंजन को बोलते समय हमारी मूर्धा स्पर्श होती है, क्या स्पर्श होती है, मूर्धा स्पर्श होती है, उसे हम कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं, मूर्धन्य। और जिन जिन व्यंजन को बोलते समय दांत स्पर्श होता है, क्या स्पर्श होता है, दांत स्पर्श होता है, उसको हम कहते हैं दंतय। क्या कहते हैं, दंतय। और जिन व्यंजन को बोलते समय लिप्स यानी कि हमारे ओंठ स्पर्श होते हैं, ओंठ स्पर्श होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओष्ठय कहते हैं। क्या कहते हैं, ओष्ठय कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जिन व्यंजन को बोलते समय यानी कि जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय कंठ और तालु दोनों स्पर्श होते हैं, कंठ और तालु दोनों स्पर्श होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। क्या कहते हैं, कंठ तालव्य, ठीक है ना। फिर देखिए जिन व्यंजन को बोलते समय, जिन व्यंजन को बोलते समय कंठ और ओंठ, कंठ और होंठ, ठीक है ना, ये दोनों स्पर्श होते हैं, उनको हम कहते हैं कंठोष्ठय। क्या कहते हैं, कंठोष्ठय, ठीक है ना। फिर जिन व्यंजन को बोलते समय दांत और होंठ दोनों स्पर्श होते हैं, जिन व्यंजन को बोलते समय दांत और होंठ दोनों स्पर्श होते हैं, उनको हम कहते हैं दंतोष्ठय। क्या कहते हैं, दंतोष्ठय, ठीक है ना। और जिन व्यंजन को बोलते समय नाक से हवा बाहर निकलती है, ठीक है ना,
यानी कि थोड़ा सा आवाज नाक से निकलता है, उसको हम कहते हैं नासिका कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं वो, नासिका कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को बुझाया होगा, जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।